Hey everyone, welcome back to my channel. So today we'll be discussing about electroconvulsive therapy, shortly known as ECT. This topic comes under mental health nursing, and this topic is also one of the most important topic among the mental health. So let's begin with the content. So we'll see about introduction, definition, types, mechanism of action, frequency and total number of ECT, application of electrodes, indication, contraindications, side effects, ECT team, treatment and role of nurse. So let's begin with the introduction. Electroconvulsive therapy is a type of somatic treatment first introduced by Binney and Colletti in April 1938. From 1980 onwards, ECT is being considered as a unique psychiatric treatment. ठीक है, तो जो आपका ECT है ये एक तरीके का सोमैटिक ट्रीटमेंट है. सोमैटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम पेशेंट की मेंटल और फिजिकल कनेक्शन करवाते हैं हेल्थ का. ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस कराया था बिन्नी एंड कलेटी ने इन अप्रैल 1938 में. ठीक है, और 1980 से आज तक इसको यूनिक फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कहा गया है. ठीक है, ECT is the artificial induction of granular seizure through the application of electrical seizure through the application of electric current to the brain. इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है जिसके थ्रू उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सीजर जनरेट हो और जो कि ग्रैनुलर सीजर जनरेट हो बेसिकली. ठीक है, ग्रैनुलर सीजर्स क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और उसका वॉयलेंट एक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है. The stimulus is applied through electrode that are placed either bilaterally in the frontotemporal region or unilaterally on the non-dominant side. ठीक है, right side of the head in right-handed person. ठीक है, जो आपका इसमें जो स्टिमुलस होता है वो आपका थ्रू द इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड होता है. और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं अगर आप इसे बायलेटरल दे रहे हैं यानी कि दो इलेक्ट्रोड हैं तो आपके फ्रंटो टेम्पोरल रीजन में लगाया जाता है उसे हेड के. और अगर यूनिलेटरली दे रहे हैं तो नॉन डोमिनेंट साइड पे, यानी कि जो पेशेंट राइट हैंडेड इंडिविजुअल है उसके राइट हैंड साइड पे, वो उसका नॉन डोमिनेंट हुआ. ठीक है, देन कम्स डेफिनेशन. It is the treatment in which granular seizure is artificially induced in an anesthetized patient by passing on electric current through electrode applied to the patient's head. इस ये तरीके का ट्रीटमेंट है जिसमें ग्रैनुलर सीजर को आप आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराते हैं उस पेशेंट में जो कि एनेस्थेटाइज्ड है, जिसको आपने एनेस्थीसिया दिया हुआ है. आप कैसे कराएंगे? बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, और वो इलेक्ट्रोड आपके पेशेंट के हेड से कनेक्टेड होंगे. देन कम्स पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड. अब आप इलेक्ट्रिक करंट जो अप्लाई कर रहे हैं उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं. तो स्टैंडर्ड डोज अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक एसोसिएशन. ठीक है, 1978 की जो साइकेट्रिक एसोसिएशन बनी है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वोल्टेज होनी चाहिए वो 70 to 120 वोल्ट्स होनी चाहिए और ड्यूरेशन 0.7 से 1.5 सेकेंड्स तक का होना चाहिए. फिर टाइप ऑफ सीजर प्रोड्यूस. दो तरीके के सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, पहला ग्रैनुलर सीजर, दूसरा क्लोनिक. जो ग्रैनुलर सीजर होता है अभी बताया था उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, पेशेंट का जो होता है वॉयलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है. और दूसरा जो होता है क्लोनिक सीजर. क्लोनिक सीजर में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके बॉडी में जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, ग्रैनुलर सीजर में बॉडी स्टिफ हो जाएगी, पेशेंट की मूवमेंट नहीं करेगी. बट जो क्लोनिक होता है उसमें पेशेंट मूवमेंट करता रहता है, उसकी बॉडी जर्क करती रहती है. और आप अगर पेशेंट को रिस्ट्रेंट्स भी यूज़ करते हैं, यानी कि अगर पेशेंट को बांध के उसकी मूवमेंट रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्लोनिक में ये चीज़ कभी नहीं होती, पेशेंट के मूवमेंट्स होते ही रहते हैं. ठीक है, तो ग्रैनुलर सीजन में हम क्या करते हैं, टोनिक फेज होता है इसमें जिसको कि 10 to 15 सेकेंड्स तक रखा जाता है. और क्लोनिक वाले में क्या करना होता है, आपको 30 to 60 सेकेंड्स तक रखना होता है. ये देखिए, पहला टॉनिक फेज़ है. टॉनिक फेज़ में क्या हो रहा है, पेशेंट की बॉडी एकदम स्टिफ हो चुकी है, और जो क्लोनिक फेज़ है उसमें बॉडी में जर्किंग मूवमेंट हो रहा है. देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नोन. ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी भी अननोन है. वन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट ECT पॉसिबली अफेक्ट द कैटाकोलामाइन पाथवेज बिटवीन diencephalon. ठीक है, फ्रॉम वेयर सीजर जनरलाइजेशन अकर्स एंड लिम्बिक सिस्टम विच में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड डिसऑर्डर ऑल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस. ठीक है, जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है अभी अननोन है, बट एक हाइपोथेसिस है जिसमें ये बताया गया है कि ECT पॉसिबली क्या करता होगा, जो हमारी बॉडी में डायसेफेलॉन है, ठीक है, जहाँ से हमारे सीजर्स अकर होते हैं जनरली,
वहाँ पर कैटेकोलामाइन पाथवे को अफेक्ट करता है और लिम्बिक सिस्टम को, जहाँ पर से आपके मूड डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, और हाइपोथैलेमस भी इसमें इंक्लूड होता है। देन कम्स टाइप ऑफ ईसीटी। टाइप ऑफ ईसीटी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है मॉडिफाइड, ठीक है। इन डायरेक्ट ईसीटी इज गिवन इन द एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन। दिस इज नॉट कॉमनली यूज मेथड नाउ। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है, पेशेंट को आप एनेस्थीसिया भी नहीं दे रहे हैं और मसल रिलैक्सेंट भी नहीं दे रहे हैं मेडिकेशन, और डायरेक्टली आपने उसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया उसकी बॉडी में और ब्रेन में। तो आजकल के टाइम पे ये मेथड यूज़ नहीं होता, ये डायरेक्ट मेथड है बिना मेडिसिन के। और मॉडिफाइड में क्या है, ईसीटी इज मॉडिफाइड बाय ड्रग इंड्यूस्ड मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया। और जो मॉडिफाइड होता है उसमें आप क्या करते हैं, पेशेंट को मस्कुलर रिलैक्सेंट यानी कि ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं और एनेस्थीसिया भी प्रोवाइड करते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी। तो फ्रीक्वेंसी 3 times पर वीक और एज इंडिकेटेड, यानी कि एक वीक में 3 बार आप ईसीटी देंगे या फिर जैसा फिजिशियन इंडिकेट करता है। टोटल नंबर 6 to 10 अप टू 25 भी प्रेफर्ड एज इंडिकेटेड, ठीक है। टोटल नंबर वैसे तो 6 to 10 होता है, 25 तक भी आप पेशेंट को दे सकते हैं अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। नाउ कम्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक होता है यूनिलेटरल, दूसरा बायलेटरल। ये देख सकते हैं आप, जो बायलेटरल और यूनिलेटरल। बायलेटरल ईसीटी जो होता है, ईच इलेक्ट्रोड इज प्लेस 2.5 to 4 सेंटीमीटर यानी कि 1 to 1.5 inch अबव द मिड पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द ट्रिगर्स ऑफ द ईयर एंड द लेटरल कैंथस ऑफ द आई। जो बायलेटरल होता है उसको आप 2.5 से 4 सेंटीमीटर यानी कि 1 to 1.5 inch जो है आपकी जो ईयर की ट्रिगर्स लाइन है उससे ऊपर और लेटरल कैंथस से ऊपर। यहाँ पे देखिए ईयर के आई के लेटरल कैंथस और आपकी ईयर की ट्रेगस से 1.4 सेंटीमीटर तक अबव आपको प्लेस करना होता है। देन कम्स यूनिलेटरल ईसीटी। यूनिलेटरल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ द हेड, यूजुअली नॉन डोमिनेंट, ठीक है। नॉन डोमिनेंट साइड पे होता है यूजुअली, अगर आप यूनिलेटरल दे रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रोड प्लेस होगा, ठीक है। यूनिलेटरल ईसीटी इज सेफर विच मच फ्यू साइड इफेक्ट पर्टिकुलरली दोज ऑफ मेमोरी इम्पेयरमेंट, ठीक है। जो यूनिलेटरल ईसीटी होता है वो ज़्यादा सेफ है बाईलेटरल से, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट काफ़ी कम होता है और मेमोरी इम्पेयरमेंट भी नहीं होता है पेशेंट का। नाउ कम्स इंडिकेशन, आप इसे कब कब देंगे। पेशेंट विद मेजर डिप्रेशन, जिस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है आप तब देंगे ईसीटी। सीवियर कैटाटोनिया। कैटाटोनिया में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपना नॉर्मली मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो अगर आपको पेशेंट को सीवियर कैटाटोनिया है तब आप देंगे। देन सीवियर साइकोसिस। सीवियर साइकोसिस यानी कि वो कंडीशन जिसमें पेशेंट को रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे सीजोफ्रेनिया, ठीक है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसका डिसफंक्शन होता है, बट जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो आपके साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता, जैसे डिलीरियम, डिमेंशिया, ठीक है। फिर अदर इंडिकेशंस भी होते हैं जैसे कि देन कम्स कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट होता है रेज्ड इंट्राक्लेनियर प्रेशर। एब्सोल्यूट वाला जो होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन उनमें जिनका इंट्राक्लेनियर प्रेशर ज़्यादा होता है, आप उनको ईसीटी कभी भी नहीं देंगे। दूसरा रिलेटिव, जिनका सेरेब्रल एन्यूरिज्म है और सेरेब्रल हेमोरेज हो गया है, ब्रेन ट्यूमर है अगर पेशेंट को, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया है, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, निमोनिया है, एओर्टिक एन्यूरिज्म है, ठीक है, और रेटिनल डिटैचमेंट है। ये जो कंडीशंस होती है इनमें आप पेशेंट को नहीं देते हैं, और ये अदर इंडिकेशन भी होती है, अगर आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शंस वगैरह है तो उन कंडीशन में ये आपको नहीं दिया जाएगा, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फिर कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी आर रेयर, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम है ईसीटी के। ईसीटी डजंट कॉज एनी ब्रेन डैमेज, क्योंकि ईसीटी की वजह से कोई भी ब्रेन डैमेज कभी भी नहीं होता है। Fractures can sometime occur in elderly patient with osteoporosis. In patient with history of heart disease, dysarrhythmias and respiratory arrest may occur. और जो पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो अगर सडन उनकी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके उसमें डिसएरिथमिया यानी कि हार्ट रेट ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा स्लो हो जाएगा, या रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है।
देन कम साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। ईसीटी के साइड इफेक्ट क्या होता है? पहला होता है मेमोरी इम्पेयरमेंट, पेशेंट की मेमोरी इम्पेयर हो जाएगी, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, पेशेंट को मतलब कि रेस्टलेस हो जाएगा, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, उसको चक्कर से आने लगेंगे। पुअर कंसंट्रेशन होगा उसका, एंजाइटी होगी उसे, हेडेक, वीकनेस, फटीग, बैक एक, मसल एक्स यानी कि बॉडी पेन होगा उसका, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पैल्पिलेशंस और नोजिया, वोमिटिंग, अनस्टेडी गेट यानी वो अपना मूवमेंट, अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा, टंग बाइट एंड इनकॉन्टिनेंस वगैरह होगा। फिर ईसीटी की आती है टीम। ईसीटी टीम में आपके साइकेट्रिस्ट, एनेस्थीशियोलॉजिस्ट, ट्रेन नर्सेज एंड ये सब आते हैं, एंड इट शुड बी इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईसीटी, और एड्स भी आते हैं जो आप यूज़ करेंगे। तो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, 3 रूम्स होते हैं ईसीटी के लिए। पहला प्री ईसीटी रूम, देन ईसीटी रूम एंड देन रिकवरी रूम। ईसीटी क्या, प्री ईसीटी क्या होता है? प्लीजेंट कंफर्टेबल वेटिंग रूम होता है, ठीक है। ईसीटी रूम में क्या होता है? वी शुड बी इक्विप्ड विद मशीन एंड एक्सेसरीज। यहाँ पर आपकी मशीन्स और एक्सेसरीज होती हैं, एंड एनेस्थेटिक अप्लायंस, ठीक है, एनेस्थीशिया लगाने के लिए भी होते हैं यहाँ पे अप्लायंसेस। सिलेंडर्स विद एडजस्टेबल फ्लो वेल्व्स, यानी कि जिनके फ्लो वेल्व्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे सिलेंडर्स होते हैं। कर्व्ड टंग डिप्रेसर, टंग डिप्रेसर्स होते हैं, माउथ गैग्स होता है, रिसस्टिकेशन एपरेटस होता है, इमरजेंसी ड्रग्स होता है, देयर शुड बी इमीडिएट एक्सेस टू द डिफिब्रिलेटर होता है, ठीक है। और जो रिकवरी रूम होता है वो वेल इक्विप्ड रिकवरी रूम होता है। देन रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स 3 होता है: प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन, इंट्रा प्रोसीजर केयर एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर। जो प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन होता है उसमें नर्स क्या करती है? मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट वो लेती है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज पूछती है, फैमिली एंड पेशेंट नॉलेज भी देखती है, और इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह, इन्फॉर्म कंसेंट लेती है, वाइटल साइंस लेती है, और एम्प्टी स्टमक रखने को बोलती है पेशेंट को कि उसने 4 to 6 आवर से कुछ भी ना खाया हो, ठीक है। देन कम्स आपका विद होल्ड नाइट डोज ड्रग्स, ठीक है, जिसमें वो आपको नाइट डोज ड्रग्स देती है, जैसे डायज़ेपाम, बारबिचुरेट एंड एंटी कन्वल्सेंट। विद होल्ड ओरल मॉर्निंग मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशंस भी प्रोवाइड की जाती है, हेड शैम्पूइंग प्रोवाइड की जाती है, एनी ज्वेलरी, डेंचर्स एंड प्रोसेसेस, कॉन्टैक्ट लेंस, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, टाइट क्लोथिंग, ये सब आपको अवॉइड कराती है, ठीक है, अवॉइड करने को कहती है, ठीक है। एम्प्टी ब्लैडर, बॉवल बिफोर ईसीटी, ईसीटी से पहले, वरना जब ईसीटी होगा तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.6 mg एट्रोफिन IM, यानी कि IM आप एट्रोफिन देंगे 0.6 mg, और सबक्यूटेनियसली 30 मिनट बिफोर, और IV जस्ट बिफोर द ईसीटी, ठीक है। देन कम इंट्रा प्रोसीजर केयर। अब आप इंट्रा प्रोसीजर केयर में क्या करेंगे? ईसीटी टेबल इन सुपाइन पोजीशन, आपको ईसीटी टेबल रखनी है जो सुपाइन पोजीशन में होगी। स्टे विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ रहना है। असिस्ट एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थेटिक एजेंट, थियोपेंटल सोडियम 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट, एंड मसल रिलैक्सेंट 1 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ सक्साइलनाइक्लिन, ठीक है। आपको एनेस्थीशियस जो है उसको आपको क्या कहते हैं, असिस्ट करना है, उसमें आपको थियोपेंटेनल सोडियम देना है 3 to 5 mg पर kg पर बॉडी वेट, और मसल रिलैक्सेंट देना है सक्सनाइकोलाइन 1 mg पर kg बॉडी वेट। पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है, माउथ गैग भी आपको इंसर्ट करना है ताकि पेशेंट अपनी टंग ना बाइट कर दे। The places of electrode placement must be cleaned with normal saline at 25% bicarbonate solution or a conducting gel applied, ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट होती है वो जगह साफ़ की जानी चाहिए विद नॉर्मल सेलाइन या फिर 25% बाइकार्ब सॉल्यूशन से, और आपको एक जेल अप्लाई करना है। मॉनिटर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस मेंटेन करना, यानी कि वोल्टेज, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन वगैरह। मॉनिटर सीजर एक्टिविटी बाय कफ मेथड से आपको सीजर एक्टिविटी मेंटेन करनी है, ठीक है, मॉनिटर करनी है। 100% ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए ड्यूरिंग सीजर। मॉनिटर वाइटल साइन, ECG, ऑक्सीजन सैचुरेशन, EEG एट्सेट्रा। और क्या करना है आपको? सीजर के टाइम पे वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, ECG देखना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है, EEG भी देखना है, ठीक है। और रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स इन मेडिसिन गिवन इन द पेशेंट चार्ट, और जो फाइंडिंग्स वगैरह है मेडिसिन की तो वो आपको पेशेंट के चार्ट में रिकॉर्ड मतलब लिख के रखनी है, मेंटेन करनी है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। देन पोस्ट प्रोसीजर केयर, पोस्ट प्रोसीजर में क्या करना है? मॉनिटर वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइंस लेने हैं। कंटिन्यू ऑक्सीजन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट, और आपको ऑक्सीजन तब तक सप्लाई करनी है जब तक बॉडी जो पेशेंट है वो नॉर्मली रेस्पिरेट करना स्टार्ट नहीं कर देता। एसेस पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड
रेस्टलेसनेस, आपको ये देखना है कि पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को कन्फ्यूजन या रेस्टलेसनेस तो नहीं है। सेफ्टी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट इंजरी, आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस भी देखने हैं ताकि इंजरी प्रिवेंट हो, जैसे साइड लाइन पोजीशन, सक्शनिंग, साइड रेल्स वगैरह आपको देखने हैं कि है या नहीं, अगर पेशेंट को मूवमेंट कर रहा है पेशेंट अभी भी तो। इफ़ स्टिल पोस्ट टिक्टल कन्फ्यूजन रेस्टलेसनेस अगर आपकी प्रेजेंट है तो आईवी आप डायज़ेपाम दे सकते हैं आईवी मेथड से, ठीक है। रीओरिएंट द पेशेंट आफ्टर रिकवरी एंड स्टे विद हिम अंटिल फुल्ली ओरिएंट, और पेशेंट को करना है रीओरिएंट करना है रिकवरी के बाद, और तब तक रहना है जब तक पेशेंट फुल्ली रीओरिएंट नहीं हो जाता। डॉक्यूमेंट एनी फाइंडिंग्स एज रेलेवेंट इन पेशेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है, और कोई भी आपको रेलेवेंट फाइंडिंग मिल रही है तो आपको वो पेशेंट के डॉक्यूमेंट में मेंटेन करनी है। So thank you so much guys, hope you all like the video. Do subscribe, like and share my channel and stay tuned for more videos like this.